वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। आज एक नया वीडियो के साथ, एक नया पोएम के साथ हम लोग हाजिर हैं, जिसका नाम है फायर एंड आइस। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 26 मार्च 1874 1874 ईस्वी में हुआ था और इनका डेथ जो है 29 जनवरी 29 जनवरी 1963 में हुआ था। यह एक अमेरिकन पोएट है। कैसा पोएट है? अमेरिकन पोएट है और इनका जन्म अमेरिका में सन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस पोएम के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस एक गहन विचार व्यक्त करती है कि दुनिया या तो बर्फ या आग से दो तरीके से समाप्त हो जाएगी। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। और ये दोनों कंपोनेंट की जो बात किया गया है, दोनों घटकों की बात किया गया है, तुलना किया गया है, आत्म विनाशकारी मानवीय भावनाओं से की जाती है। दैट इज हेट्रेड एंड डिजायर, मतलब घृणा और इच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे फायर, फायर जो है ये जो है आपका डिजायर का, फायर क्या है? डिजायर को सिंबलाइज करता है। वहीं आइस जो है ये हेट्रेड को यानी नफरत को जो सिंबलाइज करता है। ठीक है। द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them they will surely destroy everything around us। क्या बता रहा हूं? कविता बहुत ही कलात्मक रूप से इस दर्शन को रेखांकित करती है कि हम अपनी भावनाओं को हम पर शासन करने देते हैं और यदि उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो वे निश्चित रूप से हमारे आसपास की हर चीज को नष्ट कर देगी। इसी तरह वह सोचता है, वह सोचता है कि आग और बर्फ यानी फायर एंड आइस दोनों जो है कंपोनेंट, ये जो है दुनिया के विनाशकारी अंत तक लाने में समान रूप से सक्षम है। ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया हूँ पोयम के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत छोटा पोयम है बट इट हैज ए डीप मीनिंग। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी मस्ट गो थ्रू द लाइन्स ऑफ द पोयम। यू कैन सी द फर्स्ट स्टेंजा। ओके, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। यहाँ पे देख सकते हैं, the poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire। कविता जो है गहन विचार व्यक्त करती है कि दुनिया दो तरह से समाप्त होगी, या तो बर्फ या आग से। ठीक है। वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट समडे द अर्थेज कोर will get so heated up that it would lead to fire and destroying the earth's surface। मैं बता रहा हूं कि एक समूह का मत है कि किसी दिन पृथ्वी का कोर इतना गर्म हो जाएगा कि इससे पृथ्वी की सतह को नष्ट करने वाली आग लग जाएगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल। दूसरी ओर
दूसरे समूह का कहना है कि अगर तापमान इस हद तक नीचे चला जाता है कि पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता है, तो इसका उतना ही विनाशकारी प्रभाव होगा। मतलब both components are equally responsible for destroying the world. It would have the same catastrophic effect. The poet then compares fire and ice with destructive features of human emotions, that is desire and hatred. क्या बता रहा हूं, कभी फिर जो है आग और बर्फ की तुलना जो है उस मानवीय भावनाओं के विनाशकारी गुणों से करता है। क्या क्या विनाशकारी गुण है? डिजायर एंड हेट्रेड। मतलब यहाँ पे जो बता रहा है कि वह विनाशकारी जो गुण है मानव का, इच्छा और घृणा, ये दोनों, he says that from what he is aware about fiery desires or fiery desires, he would favor the ones who say that it would be fire. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, and the consequence of the unmonitored longing in chaos. That means यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवि कहता है कि उग्र इच्छाओं, गुस्सा वाला जो इच्छा होता है के बारे में वह जो जानता है वह उन लोगों का पक्ष लेगा जो कहते हैं कि यह आग होगी, और ऐसा कहकर वह इस विचार को सामने लाता है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को उन पर शासन करने देता है और अनियंत्रित लालसा का परिणाम जो है अराजकता है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग इन केवस। Okay, in the second stanza we can see, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Then, by not waiving off the first option of fire, he considers if the world has to expire two times, ice would be equally competent in ending it. फिर जो है आग के पहले विकल्प को ना टालकर वह सोचता है कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म करना पड़े तो बर्फ भी जो है, आइस भी जो है, उसे खत्म करने में उतना ही सक्षम होगी। ठीक है। He brings about a contrast between ice and hatred here. That means a बर्फ और नफरत यानी कोल्ड, ठीक है, आइस यानी बर्फ और नफरत के बीच एक अंतर लाता है, जिसमें वो कहते हैं कि द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हैट्रेड हैज द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन। मतलब असंवेदनशीलता और घृणा जो है मानव की क्षमता में आंतरिक विनाश की क्षमता है, कहिएगी मानवीय क्षमता जिसको बोल सकते हैं, उसका जो अंदर की विनाश की क्षमता है। हालांकि क्या होता है, दो स्लो एंड स्टेडी, इट हैज द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अस। सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, ice would be just as good as fire to destroy the world. कहने का मतलब ये है, हालांकि स्लो एंड स्टेडी मतलब धीमा और स्थिर जिसको बोल सकते हैं, इसका वही प्रभाव होता है जो इच्छा का जो इच्छा हम लोगों पर होता है। इसलिए अगर आग और बर्फ के बीच एक विकल्प दिया जाए तो बर्फ जो है यानी आइस जो है
दुनिया को नष्ट करने के लिए आग की तरह ही काम करेगी, मतलब उसी प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से पोएट जो है बताने की कोशिश किया है कि ये दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स आर देयर, दैट इज फायर एंड ice. So figurative meanings are there. Fire refers to the human emotions, that is desire, and here you can say desire, that means इच्छा, ठीक है, greed, desire, greed, whatever you can say. And ice refers to coldness. It means, hatred, नफरत, ठीक है, नेगेटिव। Understood? So these are the things the poet wants to just make us understand about human emotions symbolically. You can also see over here in this poem the poetic devices and the rhyming scheme of the poem. So in the first, some say the world will end in fire. Some say, as repetition is there, so alliteration, which poetic device? Alliteration is there. World will, also you can say again alliteration is there. Okay, W has been repeated. And one more thing you can see over here, the rhyming scheme A B B. Okay, so if there will be the question what is the rhyming scheme of the poem of the stanza, then you can say A B B, the rhyming scheme. Okay, thank you. We shall meet in the next class.